आप सभी को राम राम नमस्कार। मैं सुदेश शर्मा सुदेश भगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जो हमने कल किया था वो जो हमारा दिल्ली के सुल्तान विषय नामक लेसन को हम पढ़ रहे थे, और जो हमारा टॉपिक बीच में रह गया था आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि चौहानों के विषय में पढ़ा था। आहत जो ये दिल्लीवाल सिक्के हैं इनके बारे में पढ़ा था। और दोस्तों हमने पढ़ा था कि न्याय चक्र किसने दिया था? फक ए मुदबिर ने। ये सब हमने किया था। फिर दहली ए कुना के विषय में भी पढ़ा था। फिर जो मक्का है उसके विषय में भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि बेगमपुरी मस्जिद। क्या पढ़ेंगे? बेगमपुरी मस्जिद से हम स्टार्ट करते हैं। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में उसकी नई राजधानी जहांपना। जहांपना का अर्थ क्या होता है? विश्व की शरण स्थली। वहां पर ये मुख्य रूप से बनाई गई थी। कौन सी मस्जिद बनाई गई थी? बेगमपुरी मस्जिद। फिर जो दूसरी मस्जिद है वो मोठ की मस्जिद। ये मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाए कि सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा बनाई गई मस्जिद का क्या नाम है? मोठ की मस्जिद। फिर है जमाली कमाली की मस्जिद। जमाली कमाली की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने। और ये कब बनाई थी? ये एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है 1520 में, और वैसे यदि हम ये गूगल पे इन पे सर्च करेंगे तो ये मिलेगी 1528 में। तो हम एनसीईआरटी को सही मानते हुए इसका निर्माण 1520 में ही लेते हैं। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना। आप वीडियो को देख लेते हैं, लाइक नहीं करते। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता और मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, कमेंट सब कर देना दोस्तों। फिर आता है खलजी और तुगलक वंश। एक बात और ध्यान में रखना कि आप ये मत सोचना कि मैं थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ आपको, यानी कि जैसे खलजी और तुगलक वंश है इसका पूरा करवाऊं। इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट करने के लिए सी टेट एच टेट में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वहीं से क्वेश्चन आएगा जो इनका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैं आपको उतना ही करवाऊंगी। ठीक है। ये मत समझना कि थोड़ा थोड़ा करवाया है, ब्रॉड नहीं करवाया। यदि सी टेट और एच टेट के लिए इतना लंबा करोगे तो आईएएस के लिए क्या करोगे? लंबा करने के लिए बड़े बड़े टॉपिक करने के लिए तो फिर सी टेट में इतना नहीं पूछा जाता। इनमें तो जैसा एनसीईआरटी में दिया जाता है ना उसमें से ही घुमा फिरा कर क्वेश्चन किए जाते हैं। और जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ वो है ना ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं है, वो सिर्फ क्वेश्चन टू क्वेश्चन है, यानी कि ज्यादा लंबी चौड़ी गाथा नहीं है उनके अंदर। सिर्फ यानी कि आंसर ही आपको मिलेंगे। ठीक है। तो आप अच्छा होगा कि कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठ जाएं। अब हम चलेंगे खलजी और तुगलक वंश। दिल्ली के जो आरंभिक सुल्तान है ना वो विशेषकर इल्तुतमिश, और ये ना सामंतों और जमींदारों के स्थान पर, यानी कि जो दिल्ली के जो सुल्तान है आरंभिक वो इल्तुतमिश है, और ये सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को, सूबेदारों को नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। यानी कि क्या करते थे ये कि जो विशेष स्थान होते थे ना उन पर अपने गुलामों को नियुक्त करना अच्छा समझते थे। और इन गुलामों को फारसी भाषा में क्या कहा जाता था? बदगा। बदगा क्या कहा जाता था? बदगा। खलजी और तुगलक वंश ये दो वंश ऐसे थे जो गुलामों को बेटों से भी बढ़कर
मानते थे। यानी कि ये समझते थे कि गुलाम है ना, गुलाम बहुत अच्छे होते हैं। यानी कि बेटा क्या पता अपने पिता के विरुद्ध खड़ा हो जाए, लेकिन गुलाम खड़ा नहीं होगा। इसलिए खलजी और तुगलक वंश है ना, गुलामों को बेटे से भी बढ़कर मानते थे। और इन्होंने है ना बहुत सारे गुलामों को बड़े बड़े पदों पर बिठाया भी है। जैसे एक शराब बेचने वाला है अजी खुमार कलाल, इसको भी इन्होंने बड़ा पद दिया। लद्दा और पीरा मालिक, फिरूज हजाम, इन सब को है ना इन्होंने ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किए। किस किस को? अजी खुमार कलाल, लद्दा, पीरा मालिक, फिरूज हजाम, इन सब को इसने ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किए थे। लेकिन 14वीं सदी के मध्य में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी यानी कि 14वीं शताब्दी का जो इतिहासकार है ना जियाउद्दीन बर्नी, इसने कहा कि गुलामों को ऊंचे पदों पर बिठाना विवेक का नाश है। यानी कि बुद्धि में विनाश है यदि आप गुलामों को ऊंचे पदों पर बिठाते हो। यानी कि आपकी बुद्धि खराब हो गई है, आप गुलामों को ऊंचे पदों पर बिठाते हैं तो। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। और जो उस समय पर जो सूबेदार के इलाके थे ना, वो इक्ता कहलाते थे। क्या कहलाते थे? इक्ता। तथा इन इलाकों को संभालने वाले इक्तदार या मुफ्ती कहलाते थे। ठीक है, यानी कि जो सूबेदार के इलाके हैं वो क्या कहलाते थे? इक्ता। और इन इक्ता के इन इलाकों को संभालने वाले क्या कहलाते हैं? इक्तदार या मुफ्ती। उस समय पर है ना 3 प्रकार के कर होते थे। कौन कौन से कर होते थे? कृषि कर, ये है ना 50% होता था कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खराज। और फिर दूसरा कर क्या था? मवेशी कर, यानी कि जो पशुओं पर लगाया जाता था। और फिर घरों पर कर, यानी कि जो निवास स्थानों पर लगाया जाता था, हाउस टैक्स बोलते हैं जिसको। ठीक है, फिर चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ओक्सियाना, जो अब उज्बेकिस्तान है, उस पर हमला कर दिया। ठीक है, तुरंत बाद दिल्ली सल्तनत को उनका दावा झेलना पड़ा। यानी कि कहां पर हमला कर दिया? चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने कर दिया 1219 में। चंगेज खान के नेतृत्व में 1219 में मंगोलों ने ट्रांस ओक्सियाना, जो कि अब उज्बेकिस्तान है, उस पर हमला कर दिया। और जिसका दावा किसको झेलना पड़ा? दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, फिर खलजी व तुगलक के शासनकाल में के आरंभ में ही मंगोलों के दावे बढ़ गए थे। यानी कि जो खलजी व तुगलक वंश का शासनकाल था ना, उस समय पर ही मंगोलों के दावे यानी कि उनके आक्रमण बढ़ गए थे। इससे इन दोनों ने मजबूर होकर एक विशाल सेना बनानी पड़ी। यानी कि इन्होंने एक मंगोलों से टक्कर लेने के लिए विशाल सेना का निर्माण करना पड़ा, और जिसको आखिर में संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया था। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। हम आगे चलते हैं। यानी कि मंगोलों का जो पहला आक्रमण कब हुआ था? मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में 1219 में ओक्सियाना, ट्रांस ओक्सियाना यानी कि उज्बेकिस्तान पर हमला कर दिया था। और खलजी व तुगलक के शासन में तो मंगोलों के आक्रमण और भी बढ़ गए थे। फिर तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। यानी कि जब तुगलक वंश समाप्त हो गया, यानी कि उसके बाद कौन सा आया? दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। फिर आता है शेरशाह सूरी। क्या आता है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी कितने समय तक रहा? 1540 से 1545 तक। इसने अपने चाचा के एक छोटे से प्रबंधक के रूप में कार्य शुरू किया था बिहार में। ये बिहार में अपने चाचा के पास
एक छोटे से प्रबंधक के रूप में कार्य शुरू किया था और इसने आगे चलकर बहुत ही उन्नति प्राप्त की और मुगल सम्राट हुमायूं को 1530 से 1540, फिर 1555 से 1556 तक को चुनौती दे डाली। यानी कि इसने हुमायूं को भी चुनौती दे डाली, यानी कि एक छोटा सा कार्य शुरू करने वाला लड़का ला लो या व्यक्ति ला लो, जिसने कि हुमायूं जो राजा था उसको भी चुनौती दे डाली और इसको परास्त किया। इन्होंने क्या किया, दिल्ली पर अधिकार करके राजवंश की स्थापना की और वो राजवंश कौन सा हुआ, सूरी राजवंश। देखो अब जो है ना, इनका बचपन का नाम क्या था, फरीद खान। ठीक है, तो इनका शेरशाह सूरी नाम कैसे पड़ा, क्योंकि इन्होंने एक शेर को मार दिया था, तो शेर खां या शेरशाह इसका नाम इस प्रकार पड़ा था। फिर ये सूर्यवंश है ना, इसने 15 वर्ष तक शासन किया, लेकिन इसने क्या किया, अपने प्रशासन में जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो तरीके अपनाए थे ना, उन तरीकों को और भी चुस्त कर दिया। यानी कि इसने ऐसे एक सिंपल राजा की तरह शासन नहीं किया, इसने जो पीछे वाले राजा होते हैं उनकी टेक्निक्स को अडेप्ट करके, यानी कि उनको ग्रहण करके और फिर अपने शासन को बहुत ही मजबूत बनाया। और इसके बाद है ना, इसके शासन का अनुसरण करने वाला कौन होता है, अकबर, जो 1556 से 1605 तक जिसका काल होता है। यानी कि शेरशाह ने किसका अनुसरण किया, अलाउद्दीन खिलजी का, और शेरशाह का अनुसरण कौन करेगा, अकबर। ठीक है, फिर है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। और जो ये करवाया है ना, आप इसको अच्छे से कर लेना और कॉपी और पेन जरूर लेके बैठा करो, जिससे कि आप इम्पोर्टेंट बातें नोट कर सको। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना, और कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।